नमस्कार, मैं पूनम भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो पक्षी प्रेमी कब से बने सालिम अली? किस घटना से उनका जीवन बदला, जीवन की राह बदल गई? तो ऐसा हुआ बच्चों, एक बार बचपन में खेल रहे थे सालिम अली, किससे? एयरगन से। और उनकी एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए, क्योंकि वो बड़े आहत हो गए कि उनकी वजह से एक पक्षी घायल हो गया और उसे दुख पहुंचा। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए और वे पक्षियों की खोजबीन, देखभाल और संरक्षण, उनके बचाव में लग गए। और इसी के साथ अब दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने पर्यावरण के बारे में ऐसे खतरों के बारे में बताया कि जिसे सुनकर चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई। तो सालिम अली जी ने क्या कहा? उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया, उसका उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी के सामने। यदि इस हवा से, उन्होंने कहा कि जो ये रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके हैं, इस हवा से, जो ये ऐसी गर्म हवा है, उस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और उस गर्म हवा के झोंकों से जो पक्षी हैं वो क्या होंगे? सारे इस झोंकों का शिकार हो जाएंगे, वहाँ की हरियाली भी समाप्त हो जाएगी। और अगर पेड़ों की कटाई होगी तो वहाँ से उस वैली का सौंदर्य भी समाप्त हो जाएगा। तो वातावरण में परिवर्तन से वैली के पक्षी भी उस वैली को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो पर्यावरण के ऐसे विनाशकारी दुष्प्रभावों के बारे में सुनकर प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? अब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने अपने पति D.H. लॉरेंस के बारे में बताया, उनके पक्षी प्रेम और घनिष्ठता को उद्घाटित करते हुए ऐसा कहा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था और वे अपना अधिकांश समय गोरैया के साथ बिताते थे। अर्थात उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताया था। गोरैया के प्रति उनके व्यवहार को फ्रीडा ने अपनी आँखों से देखकर जो महसूस किया होगा, उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से बताना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। और उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए, जताने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक, जिसका अर्थ है
प्राकृतिक या स्वाभाविक। तो नैसर्गिक जिंदगी का अर्थ है कि हर कण की तरह स्वाभाविक होना, जैसे प्रकृति के हर तत्व, जो भी तत्व हैं उनके हर कण की तरह स्वाभाविक होना। तो लॉरेंस कैसे थे? बनावटी जीवन से दूर रहकर कैसा जीवन जीते थे? प्राकृतिक जीवन जीते थे, स्वाभाविक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे और उनका जीवन प्रकृति के समान ही सरल और सहज था। और उन्हीं की भांति सालिम अली भी अपने आप को प्रकृति के प्रति समर्पित कर चुके थे। इनका जीवन भी प्रकृति के समान ही सहज और सरल हो गया था और वे पूरी तरह से प्रकृति में खो चुके थे, अर्थात प्रकृतिमय हो चुके थे। चौथे प्रश्न के आशय स्पष्ट कीजिएगा। ख भाग है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो देखिए, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य सांसारिकताओं से दूर होकर चिर निद्रा, एक लंबी नींद और विश्राम को प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी और लेखक इसी कथन के माध्यम से ये बताना चाहता है कि सालिम अली रूपी पक्षी की मृत्यु हो चुकी है। उनके सपने मौलिक थे, असली सपने थे। वैसा पक्षी प्रेमी अब इस दुनिया में फिर से जन्म नहीं ले सकता। आशय यह है कि जैसे सालिम अली पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित थे, वैसी कोशिश करके भी उनके जैसा, उनके समान किसी पक्षी प्रेमी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और चौथे प्रश्न आशय स्पष्ट कीजिएगा। तीसरा भाग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो टापू क्या होता है? समुद्र के बीच में उभरा हुआ एक छोटा भूभाग होता है जिसे आइलैंड भी कहते हैं। जबकि सागर कैसा होता है? अत्यंत विशाल, बहुत बड़ा होता है और उसका विस्तार बहुत दूर दूर तक होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। क्यों? वो एक टापू की तरह नहीं थे, वो एक सागर की तरह थे, अथाह सागर की तरह। वो थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर बन जाना चाहते थे, जिसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार की सीमा में बांधकर नहीं रखा। उन्होंने प्रकृति के विशाल प्रांगण में बिखरे अनुभवों से अपने को समृद्ध किया और एक अथाह सागर की तरह ही प्रकृति में आबाद बिना रुके चलते रहे। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो इस पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। कैसी? मिली जुली शब्दावली। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है, जैसे जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल और खुद। ये तो हैं उर्दू के शब्द। इसी प्रकार से संस्कृत शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय और प्रतिरूप। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है।
उन्होंने संस्कृत और उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि जैसे वो गंगा जमुना जैसी बहनें हों। जैसे अंतहीन सफ़र, देखिए अंतहीन संस्कृत से और सफ़र उर्दू भाषा का शब्द है। प्रकृति की नज़र, देखिए प्रकृति संस्कृत निष्ठ और नज़र उर्दू का शब्द। इसी प्रकार से दुनिया संगीतमय, जिंदगी का प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का है और दूसरा उर्दू का है। इसी प्रकार से उन्होंने जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता, आर्ट उनके हर वाक्य में है। जैसे उदाहरण के लिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो ये उन्होंने जटिल वाक्यों का कितना सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार से उन्होंने अलंकारों का भी बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उनकी भाषा अलंकारिक है। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरण के लिए, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। और इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है, रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो इसी प्रकार से उदाहरण शैली का भी प्रयोग किया है उन्होंने। उनकी अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है। तो आगे बात करते हैं हम उनकी भाव अनुरूप भाषा की। भाव के अनुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे, आज सालिम अली नहीं हैं। दूसरा, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग भी करते हैं और जटिल वाक्य बनाते जाते हैं। जैसे, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। फिर दूसरा वाक्य है, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो इस प्रकार से लेखक जाबिर हुसैन की भाषा शैली बहुत ही विशेष और बहुत ही सुंदर है। तो आगे चलते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? तो कैसी है उनकी पर्सनैलिटी? सालिम अली क्या थे? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, बर्ड वॉचर। उसके साथ साथ वो प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी और उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसी की वजह से उनके मन में पक्षियों के बारे में जिज्ञासा उठी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे और केरल की साइलेंट वैली को लेकर वहाँ की विषय में उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी बात की और वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे। और सालिम अली का शरीर दुबला पतला था और इसलिए वो कुछ कमज़ोर भी थे। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके मन में एक जिज्ञासा रहती थी। जिज्ञासु प्रवृत्ति वो होती है जो किसी भी बात को बहुत गहराई से जानने की कोशिश करता रहता हो। पक्षियों की गतिविधियों के पारखी थे।
उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी। बड़े ही संवेदनशील थे, भावुक थे और उनका पूरा जीवन पक्षियों के जीवन की जानकारी एवं खोजबीन करने में ही बीता था। तो 7वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपने क्या होते हैं? धुंधली यादें, धुंधली स्मृतियाँ। लेकिन यहाँ सांवले सपने एक मनमोहक इच्छा के प्रतीक हैं। सपने कैसे होते हैं? रहस्यमयी होते हैं, जिज्ञासा लिए होते हैं। और इस तरह के शीर्षक को पढ़कर जो पाठक है उसके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने क्यों हैं और कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। तो सांवले सपने ऐसी ही मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं और ये सपने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की खोज में ही खोए रहे, उन्हीं की दुनिया में वो खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेमी में इतना नहीं डूब सकता, कोई भी पक्षियों को इतना प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है ही, किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है, एक रहस्य लिए हुए भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर ही इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। जिस प्रकार चंदन को घिस घिस कर उसका टीका लगाते हैं, और उसी प्रकार से जब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करेंगे, इसके रहस्य को जानेंगे, तभी हम इसके अर्थ को जान सकते हैं। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत 8वां प्रश्न। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की और उसे बचाने का भी अनुरोध किया। इस तरह हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे हमें अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगा देने चाहिए। अगर कोई ज़मीन या प्लॉट खाली है तो वहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए भी हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व बताना चाहिए। और जल स्रोतों को दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे नदियों में, नालों में कूड़ा बहा दिया जाता है, विषैले पदार्थ बहा दिए जाते हैं, तो दूषित ना होने दें। फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होता है, और विषैले जल को जल स्रोतों में ना मिलने दें। और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें। और कूड़ा करकट भी इधर उधर ना फेंकें, और ऐसा करने से दूसरों को भी रोकें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली चीज़ों का, वस्तुओं का भी प्रयोग करें। जिन चीज़ों की दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं, जिन चीज़ों का, उन वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। तो इस प्रकार से हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए सांवले सपनों की याद, जो कि डायरी शैली में लिखा एक संस्मरण है उस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर याद करने हैं और
साथ ही साथ क्या करना है, आपको भी पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसकी महत्ता से सभी को अवगत कराना है, पशु पक्षियों से प्रेम करना है, उन्हें सताना नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।